बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, फेडरल बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2024 में आज हम 11th केमिस्ट्री फेडरल बोर्ड एनुअल पेपर 2013 का फर्स्ट पेपर जो है वो सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। साथ साथ में आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताती जाऊँगी जिसको आपने नोट डाउन करते जाना है और अच्छे से आपने हर क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आपने कमेंट करके जो है वो अपनी कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर करनी है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। अ सैंपल ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड कंटेन्स 5.4 10⁻24 क्लोराइड आयंस। कैलकुलेट नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस इन द सैंपल एंड मास ऑफ द सैंपल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बेसिकली आपको नंबर ऑफ क्लोराइड आइंस गिवन है, ठीक है, और एक ही फार्मूला जो है वो यहाँ पर इन तमाम क्वेश्चंस में यूज़ हो रहा है, वो है नंबर ऑफ, जैसे आपने क्लोराइड आइंस फाइंड आउट करने हैं, ये आपको दिए हुए हैं नंबर ऑफ क्लोराइड आइंस। तो ये बेसिकली इससे आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? मोल्स, ठीक है, ये आपको गिवन है, ठीक है। एवोगैड्रोस भी आपको पता है उसकी वैल्यू, तो आप उससे मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स का भी यही फार्मूला है, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, ठीक है, उसके लिए भी आपको मोल्स चाहिए, ठीक है, और आप उसको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेसिकली आपने क्लोराइड आइंस के जो नंबर्स दिए हैं उससे उसके मोल्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। और उससे फिर आपने एल्यूमिनियम क्लोराइड के मोल्स और एल्यूमिनियम आइंस के मोल्स फाइंड आउट करने हैं। जब आपके पास मोल्स आ जाएंगे तो आपने सिंपल उनको एवोगैड्रोस के साथ मल्टीप्लाई करके तो आपने जो है वो इनके नंबर ऑफ आइंस फाइंड आउट कर लेने हैं, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। अब नंबर ऑफ क्लोराइड आइंस के लिए आपने क्या करना है, आपने नंबर ऑफ क्लोराइड आइंस को जब एवोगैड्रो से डिवाइड करेंगे तो आपके पास मोल्स ऑफ क्लोराइड आइंस आ जाएंगे, ठीक है। अब आपने अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपने कंपैरिजन करना है, ठीक है। किस चीज़ का कंपैरिजन करना है? क्लोरीन का, क्लोराइड आइंस का एल्यूमिनियम के साथ और क्लोराइड आइंस का एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ, ठीक है, ताकि आप इन दोनों के मोल्स फाइंड आउट कर सकें। तो इस तरीके से आप कॉलम बना लें, ठीक है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको क्या बता रही है कि 3 क्लोराइड आइंस अगर हैं इक्वेशन में तो उसके साथ 1 मोल जो है वो एल्यूमिनियम क्लोराइड होगा, ठीक है, और 1 मोल ही एल्यूमिनियम आइंस होंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास एक होता है मैथमेटिकल स्टेप जो हम करते हैं। कोई भी हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो तो हम 1 का फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो 1 का फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करेंगे, यानी यहाँ पर 1 का फाइंड आउट करेंगे जब, तो हमारे पास आंसर आएगा 1/3, ठीक है। यहाँ पर जो भी लिखा होता है वो 1 आ जाता है और जो यहाँ पर जो भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। तो ये मैथमेटिकल स्टेप है। अगर आपके पास कोई भी नंबर ऑफ मोल्स लिखे हुए हैं 1 के अलावा तो उसके बाद जब 1 का फाइंड आउट करेंगे तो आपको इसी तरीके से ये मैथमेटिकल स्टेप करना होगा, ठीक है। यानी 1 को इधर ही लिख देंगे और 3 को डिनोमिनेटर में लिख देंगे इस तरीके से। तो अब उसके बाद आपने 8.97 मोल्स अगर हों क्लोराइड आइंस के तो एल्यूमिनियम क्लोराइड के कितने मोल्स होंगे, तो वो हो जाएगा हमारे पास 8.97 है, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 8.97, ठीक है। तो सेम यही प्रोसीजर हमें एल्यूमिनियम आइंस के लिए भी करना है और हमारे पास सेम नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे दोनों के, और इससे हम दोनों के नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड भी फाइंड आउट कर लेंगे। जो भी मोल्स आए हैं उनको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और जो एल्यूमिनियम आइंस के नंबर्स फाइंड आउट करने हैं तो उसके मोल्स को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, बेसिकली हमने मास ऑफ जो है एल्यूमिनियम क्लोराइड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला तो यही था, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड्स इज इक्वल्स टू, यानी जो फार्मूला यूनिट्स आपके पास आए हुए हैं नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, ठीक है, वो क्या है, मोल्स इनटू एवोगैड्रोस, ठीक है। आपने मास फाइंड आउट करना है तो मोल्स को ज़रा ओपन करके लिख दें, मास ओवर मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस। तो बेसिकली यहाँ पर नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स,
अब इस इक्वेशन को आपने अरेंज करना है, ठीक है, मैथ्स के लिए अरेंज कर लें। मैथ्स के लिए अगर अरेंज करना है तो फार्मूला यूनिट्स के साथ आपने मोलर मास को मल्टीप्लाई करना है और एवोगैड्रोस को डिवाइड करना है। ये तो आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। तो मोलर मास पहले आप एक स्टेप में फाइंड आउट कर लें एल्यूमिनियम क्लोराइड का। एल्यूमिनियम 27 है और क्लोरीन 35.5, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपके पास मोलर मास आ जाएगा। अब आप मास ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखें, फॉर्मूला यूनिट्स इनटू मोलर मास डिवाइड बाय एवोगैड्रोस, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 40 ग्राम्स, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास स्टोक्यो का न्यूमेरिकल था। अब सेम इसी प्रोसीजर पे यानी हमारे पास कंपैरिजन हुआ करेगा, मोल्स फाइंड आउट करने हैं और स्टोक्यो के डिफरेंट आपके पास न्यूमेरिकल्स आते रहेंगे, तो वो रिपीट होते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ये आपको मैंने अटैम्प्ट करके बताया कि एग्जाम्स में आपने किस तरीके से थोड़ी सी जो स्पेस गिवन होती है उसमें अपना सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो कॉलम्स बना के आपने कंप्लीट करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन स्किप हो रहे हैं इसका मतलब है कि वो टॉपिक्स आपकी बुक में नहीं हैं, वो निकाल दिए गए हैं, ठीक है, आपके कैरिकुलम से निकाल के दिए गए। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है स्टेट एवोगैड्रोस लॉ और ये साथ एक हमारे पास न्यूमेरिकल है, ठीक है। पहले हम वो कर लेते हैं, एवोगैड्रोस लॉ कर लेते हैं। अब ये बहुत सिंपल सा है लेकिन देखिए एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, सिंपल भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। Equal volumes of all gases at same temperature and pressure contains equal number of particles, ठीक है, आइंस और मॉलिक्यूल्स। यानी हमारे पास अगर दो गैसेज हैं उनका आपने सेम इक्वल वॉल्यूम लिया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल एक जितना इक्वल वॉल्यूम लिया है, बेशक एक के मॉलिक्यूल्स बड़े साइज़ के हैं, ठीक है, और एक के मॉलिक्यूल्स छोटे साइज़ के हैं, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इक्वल वॉल्यूम है तो उसमें एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर तो उनके नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स भी सेम ही होंगे, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे और पार्टिकल्स आइंस की फॉर्म में भी हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब आप इसकी एग्जांपल लिख दें, जैसे 1 मोल नाइट्रोजन होगी तो वो उसका मास तो डिफरेंट हो सकता है, 28 ग्राम्स होगा, लेकिन इक्वल वॉल्यूम अगर आप लेंगे यानी 22.414 dm³ उसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है तो उसके अंदर 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स ही होंगे, ठीक है। इसी तरह 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 32 ग्राम्स की इक्वल है लेकिन उसका वॉल्यूम और उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो ये एग्जांपल्स लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेकेंड कि आपने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं, तो हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स लिखा हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। अगेन नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं तो वही वाला फार्मूला लगेगा मोल्स इनटू एवोगैड्रोस, ठीक है। तो मोल्स आपके पास नहीं है, अगर मोल्स होते तो आप इजीली एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करके कर देते, लेकिन अब आपने मोल्स फाइंड आउट करने हैं तो आपको गिवन क्या क्या है, आपको वॉल्यूम गिवन है, आपको टेम्परेचर गिवन है, आपको प्रेशर गिवन है। तो आपने PV = NRT इक्वेशन से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, यानी PV/RT, ठीक है। अब आपको R लगाना है। अब R स्टूडेंट्स आपके पास आपने 4th चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि R की 3 तरह की वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। अब आपने यूनिट्स के साथ वो वाली वैल्यू R की चूज़ करनी है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में यही ट्रिक स्टूडेंट से पूछी जा रही थी कि क्या उसको पता है कि जब प्रेशर जो है वो मिलीमीटर ऑफ मर्करी में दिया हो और वॉल्यूम cm³ में दिया हो तो R की क्या वैल्यू होती है। बेसिकली इस क्वेश्चन में यही हमने एग्जामिनर ने चेक करना था कि क्या स्टूडेंट को पता है कि R की कौन सी वैल्यू लगेगी, ठीक है। तो वो R की वैल्यूज़ आपने ध्यान से जो है वो पुट करनी है। तो यहाँ पर देखें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किसके इक्वल होते हैं, मोल्स इनटू एवोगैड्रोस। तो मोल्स असल में आपने पहले फाइंड आउट करने हैं जो कि होगा PV/RT। देखें प्रेशर जो दिया हुआ था वॉल्यूम ओवर R की वैल्यू जो है देखें 62,400, ठीक है, 62,400 cm³ और मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अब देखिए ये यूनिट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपस में कट ऑफ हो जाएंगे ना, cm³ से कट ऑफ हो जाएगा और मिलीमीटर ऑफ मर्करी से कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर टेम्परेचर का जो केल्विन है पर केल्विन से कट ऑफ हो जाएगा और ये पर मोल जो है वो यहाँ से ऊपर जाके मोल बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास मोल में आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली ये आपके पास 0.045 मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इन मोल्स को आप एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। डिफाइन मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड मोलर हीट ऑफ sublimation and explain why heat of sublimation of a substance is greater than that of vaporization। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। तो
तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही ईजी डेफिनेशन है, इनको आप नोट डाउन कर लें, अंडरस्टैंड कर लें. इट स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर्स. ठीक है, आपने 1 मोल लिक्विड लेना है और उसको उसके वेपर्स में कन्वर्ट कर देना है. ठीक है, अब ये काम किस पर, कौन से टेम्परेचर पर होगा? एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट. दिस इज़ इंपॉर्टेंट. ठीक है, अगर आप फुल प्रॉपर डेफिनेशन लिखना चाह रहे हैं तो इसमें आपने ये चीज़ ज़रूर ऐड करनी है. द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर्स. ठीक है, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? इसकी आपने एग्जांपल लिखनी है. वाटर है, ये देखें, ये आपने 7 फिजिकल स्टेट्स बताई हुई हैं. ये लिक्विड है, इससे गैशियस फॉर्म में जा रहा है और ये इसकी प्लस 40 है, यानी 40.7 किलो जूल्स 1 मोल के लिए हीट एब्जॉर्ब होगी. ठीक है, नेक्स्ट है मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन. इट स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ अ सॉलिड इनटू इट्स वेपर्स. अच्छा, अब देखिए, सबलाइम जब कोई चीज़ करता है ना, कोई सब्सटेंस, तो वो सॉलिड से डायरेक्टली वेपर्स में चला जाता है. ठीक है, तो आपने 1 मोल ऑफ सॉलिड लेना है. ठीक है, अब 1 मोल ऑफ सॉलिड लेके उसको आपने कन्वर्ट करना है वेपर्स में, और यहाँ पे 1 मोल ऑफ लिक्विड लेके उसको हम वेपर्स में कन्वर्ट कर रहे थे. ठीक है, और ये काम किस पर हो रहा है? सब्लिमेशन किस पे हो रही है? एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. कोई भी एक ख़ास टेम्परेचर होगा, जो भी होगा उसको एट दैट टाइम जो है वो नोट किया जाएगा. ठीक है, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर. ठीक है, प्रेशर जो है वो नॉर्मल 1 atm होना चाहिए. तो उसको हम कहेंगे इज़ कॉल्ड मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन. तो इसकी भी आप एग्जांपल लिख देंगे. एग्जांपल में यहाँ पर आयोडीन है. आयोडीन जो है वो बेस्ट एग्जांपल है जो सब्लिमेशन शो करता है. ये सॉलिड से डायरेक्टली गैशियस में कन्वर्ट हो जाता है और इसके लिए देखें प्लस 62.42 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी चाहिए. मीन्स कि यहाँ पर तकरीबन देखें 22 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी ज़्यादा है. ठीक है, तो ये ज़्यादा क्यों है? ये सेकंड पार्ट जो है उसमें पूछा हुआ था. अब इसका डायरेक्टली आपने आंसर लिख दिया कि बिकॉज एज अ रिजल्ट ऑफ सब्लिमेशन व्हेन सॉलिड सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर्स, atoms, ions or molecules of a substance that are closely packed undergo a large change in their intermolecular distances and potential energy as compared to vaporization. It means कि अगर आपके पास एक सॉलिड था तो उसके जो एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स थे जो कि क्लोजली पैक्ड थे. ठीक है, और जब वो उनकी सब्लिमेशन हुई, व्हेन दे अंडरगो अ सब्लिमेशन, ठीक है, तो दे अंडरगो अ लार्ज चेंज. उनके अंदर क्या चेंज आया? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस. यानी यहाँ पे देखें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कितना कम है, बहुत क्लोजली टाइट है ना. तो यहाँ पर लार्ज चेंज इन देयर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस. ठीक है, ये आया. और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा. अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है कि उन जो भी पोटेंशियल एनर्जी है ना वो पोजीशन की वजह से होती है. तो यहाँ पर ये देखें किस पोजीशन में थे, कैसे टाइटली पैक्ड हुए हुए थे, और अब उनको यानी हीट एब्जॉर्ब करने के बाद वो दूर दूर चले गए. ठीक है, उनकी पोजीशन चेंज हो गई है. तो उनकी पोजीशन चेंज हो गई है तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी में भी लार्ज चेंज आया है. ठीक है, तो ये सिंपल ये दो आपने हाईलाइट कर देने हैं. अगर आप बिल्कुल एक ही पेन से लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप जो है वो किसी मार्कर से, हाईलाइटर से आप इसको इस तरीके से करली लाइन से आप शो कर सकते हैं ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपने जो है वो प्रॉपर उसकी रीजनिंग जो है वो लिख दी है. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5. वाई इज़ इट इम्पॉसिबल टू डिटरमिन बोथ द पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम साइमल्टेनियसली. यानी अब जब एक एटम होता है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है, ठीक है, तो उस की पोजीशन यानी वो किस जगह पे लोकेट कर रहा है, अभी किस जगह पर है, और उसके बाद उसकी मोमेंटम. मोमेंटम क्या होता है? देखें, अगर कोई भी पार्टिकल है जिसका कोई ना कोई मास है और वो किसी खास वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो मोमेंटम कहलाता है. ठीक है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन है, उसका मास होता है और वो मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है वो एक ख़ास मोमेंटम में मूव कर रहा है. ठीक है, तो वो कहते हैं कि ये दोनों चीज़ें, पोजीशन और मोमेंटम, एक टाइम में करेक्टली क्यों नहीं हम मेजर कर सकते. तो उसका सिंपल रीज़न पहले आप अंडरस्टैंड कर लें और फिर आप देखें कि हम उसको लिखते कैसे हैं. ठीक है, बेसिकली एक एटम है, ठीक है, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स है बहुत ही स्मॉल सा. ठीक है, तो उसमें जब हम उसकी पोजीशन को मेजर करेंगे, ठीक है, तो उसके ऊपर रेडिएशंस फॉल करवाते हैं ना. तो रेडिएशंस फॉल करवाते हैं तो रेडिएशन जितनी स्मॉलर वेवलेंथ की होंगी, ठीक है, उतना ईजीली जो है वो जाके
इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेंगी और उसकी पोजीशन को जो है वो लोकेट कर सकती हैं कि इस जगह पर है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो पोजीशन के लिए जब हम बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी की, क्योंकि जितना ज़्यादा स्मॉल वेवलेंथ वाली, शॉर्टर वेवलेंथ वाली रेडिएशन यूज़ करेंगे जो कि बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के जो है साइज़ के बिल्कुल बराबर हों, ठीक है, या उससे कंपेरेबल हों, तो इन रेडिएशंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है। एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई होती है तो वो जब इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करते हैं तो उसके मोमेंटम को ही चेंज कर देते हैं, ठीक है। जिस मोमेंटम में वो मूव कर रहा था मोमेंटम तो चेंज हो गया, तो इसका मतलब हमने पोजीशन तो मेजर कर ली, लेकिन अब मोमेंटम में जो है वो अनसर्टन हो गए हैं कि ये हमें लग रहा है कि ये ठीक नहीं है क्योंकि ये चेंज हो गया अब, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी की रेडिएशंस हम फॉल ना करवाएं, ठीक है, बल्कि हम थोड़ी लो एनर्जी की और लार्जर वेवलेंथ की रेडिएशंस को फॉल करवाएं, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो मुय्यर नहीं हो सकती, लोकेट नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत स्मॉल इन साइज़ है, तो उसको लोकेट करने के लिए हमें शॉर्टर वेवलेंथ की रेडिएशंस ही रिक्वायर होंगी, ठीक है। तो अब दोनों चीज़ों से मसला नहीं हल हो रहा, ठीक है। मींस के शॉर्टर वेवलेंथ से जो मोमेंटम अनसर्टन हो जाती है और लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन से हम उसकी पोजीशन को मुय्यर नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही चीज़ हम इसमें लिखेंगे कि बिकॉज एन इलेक्ट्रॉन इज़ अ वेरी स्मॉल पार्टिकल एंड टू लोकेट इट्स पोजीशन लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ देन इट्स साइज इज़ यूज्ड, दैट इज़ एक्स-रेज। सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन फोटोन विद शॉर्टर वेवलेंथ विल हैव हाई मोमेंटम। अब ये देखें, ये इसका अगर वेवलेंथ शॉर्ट होगी तो मोमेंटम हाई होगा क्योंकि दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो दिस फोटोन विल डिस्टर्ब द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑन स्ट्राइकिंग विद इट, ठीक है। फिर क्या होगा कि सो वाइल डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मोमेंटम विल बिकम अनसर्टेन। इफ वी यूज द लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ द डिटर्मिनेशन ऑफ द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिकम्स इम्पॉसिबल। तो अब लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशन या लाइट यूज़ करेंगे तो हम पोजीशन नहीं मेजर कर सकते, हैंस वी कैनॉट डिटरमिन बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। तो ये सिंपल सा इसका आंसर था, पहले आपने अंडरस्टैंड कर लिया और अब फिर आपने इसको दो या तीन दफ़ा आप इसको रीड आउट करेंगे तो आपको ये आ जाएगा और आप इसको अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, फॉर द प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर प्रूव डेल एच इज इक्वल्स टू क्यू पी। तो ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं पास्ट पेपर में और थर्मो में से स्टूडेंट्स जो है वो इसको अच्छे से अटैम्प्ट भी नहीं कर पाते कि इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू heat at constant volume and enthalpy change in enthalpy is equals to heat at constant pressure, ठीक है। और अक्सर ये भी आ जाता है कि change in enthalpy is equals to change in internal energy at which conditions, ठीक है। तो ये भी हम करेंगे। तो आपके पास अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि आप इसको प्रूव करें कि फॉर द प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर जो चेंज इन एंथैल्पी है वो क्यू पी के इक्वल होगी, तो उसके लिए आपने स्टार्ट कहाँ से करना है कि केमिकल रिएक्शंस आर जनरली कैरिड आउट इन एन ओपन कंटेनर्स एट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मींस कि अगर एक कंटेनर है, ओपन है, ठीक है, उसमें काम हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर जो प्रेशर है वो नॉर्मल एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है, ठीक है। हमने उसको कोई एयर टाइट उसको ऊपर से नहीं किया हुआ, लिड नहीं रखी हुई, ठीक है, तो जिसकी वजह से उसका प्रेशर इंक्रीज नहीं हो रहा, ठीक है। तो वो एक कांस्टेंट प्रेशर पे रिएक्शन हो रहा है। हाउएवर द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर कैन चेंज। हाँ, जब रिएक्शन हो रहा होता है तो हो सकता है कि कोई ना कोई ऐसी प्रोडक्ट्स बने जो गैशियस फॉर्म में हैं, ठीक है, और वो जो है क्या होगा, तो वो जब सिस्टम से लीव कर जाएंगी तो जो वॉल्यूम है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट रहेगा ऑल द टाइम, लेकिन रिएक्शन का वॉल्यूम जो है पॉसिबिलिटी है कि वो चेंज हो जाए, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस आर जनरली कैरिड आउट इन एन ओपन कंटेनर्स एट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाउएवर द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर कैन चेंज, thus PV work can be done and heat can flow or फ्रॉम द सिस्टम। अब क्या कह रहे हैं कि हीट जो है वो मतलब अब हमारे पास जो प्रेशर वॉल्यूम है वो हमारे पास वर्क डन होता है ना, प्रेशर वॉल्यूम का वर्क डन होता है, यानी अगर एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, तो उससे हमारे पास वर्क डन हो रहा होता है। तो कह रहे हैं प्रेशर तो कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम अगर चेंज हो सकता है, तो इसका मतलब है कि ये पीवी जो है वो वर्क डन हो रहा है, ठीक है, और हीट सिस्टम में एंटर हो सकती है या सिस्टम से लीव भी कर सकती है,
ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन के हमारे पास कौन सा रिएक्शन हो रहा है। तो अब उसके बाद हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ज़रूर इसमें एक्सप्लेन करेंगे। वो क्या कहता है, थर्मोडायनेमिक्स अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू हीट एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस पीवी वर्क डन। ठीक है, इसके इक्वल होता है। अब Q और क्यू पी क्या है और P डेल्टा V क्या है, ये दोनों हमने इसको लिखना है अलग अलग से। ठीक है, हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी हमारे पास कोई भी रिएक्शन है और उसमें हम हीट ऐड कर रहे हैं। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये है कि सिस्टम में हीट ऐड हो रही है टू द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर। और P डेल्टा V क्या है, ये एक वर्क डन है बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, जो सराउंडिंग जो है वो परफॉर्म कर रही है। ठीक है, बाय द सराउंडिंग। अगर हम कहेंगे सिस्टम परफॉर्म कर रहा है काम, सिस्टम पिस्टन ऊपर नीचे कर रहा है या सिस्टम जो है वो काम शो कर रहा है। वैसे तो यहाँ पर पिस्टन अगर लगा भी हो ना, और अगर वो मूवेबल हो, ठीक है, वो मूवेबल हो, खुद ही ऊपर नीचे हो सक रहा हो, तो इसका मतलब है कि वो कांस्टेंट प्रेशर पे ही काम हो रहा है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दिस इज वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। लेकिन अगर हम कहेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री को कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि इन दोनों की जो नोटेशंस हैं वो डिफरेंट हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम। अच्छा, अब यहाँ से हमने ये फर्स्ट लॉ बताने के बाद हमने क्या बताना है कि इफ़ द वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग देन द वर्क डन इज़ नेगेटिव। ठीक है, वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, यानी यहाँ पर हम इसको नेगेटिव कर लेंगे, ये देखें, और ये इक्वेशन जो है वो क्यू पी माइनस पी डेल्टा वी हो जाएगी। अच्छा, एट कांस्टेंट प्रेशर क्यू पी represents the heat absorbed or evolved by the reaction and is known as enthalpy change। इसको हम कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी हीट एंटर हो रही होती है सिस्टम में या लीव कर रही होती है तो उसको हम एंथैल्पी चेंज कहते हैं और उसको हम डेल्टा एच से शो करते हैं। ठीक है, तो अब हमने इसको यहाँ पर शो किया कि क्यू पी को हम डेल्टा एच शो करेंगे। ठीक है, और जो हमारे पास वहाँ पर इक्वेशन थी, हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। तो हम इसको यहाँ पर देखें, क्यू पी को अगर हम इधर ही रहने दें और पी डेल्टा वी को इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं तो डेल्टा ई प्लस पी डेल वी हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, डेल्टा ई प्लस पी डेल वी और क्यू पी हो जाएगा। ठीक है, और क्यू पी को जैसे कि हमने कह दिया है कि ये डेल्टा एच के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास ये प्रूव हो गया है कि बेसिकली एंथैल्पी चेंज क्या होती है एट कांस्टेंट प्रेशर। QP represents the heat absorbed or evolved by the reaction and is known as enthalpy change। और हमने ये चीज़ इसको यहाँ पर ये प्रूव कर दी है। ठीक है, यही प्रूव करने के लिए ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ KP फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। अब हमने KP फाइंड आउट करना है। ठीक है, KP और KC का रिलेशनशिप हमने पढ़ा हुआ है, इजी है। ठीक है, तो वो हमने लगाना है और साथ इसमें बेसिकली R की वैल्यू, अगेन यहाँ पर भी R की वैल्यू इंपॉर्टेंट है। अगर स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि R की कौन सी वैल्यू लग रही है तो वो जो है वो उसका क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पर KC की वैल्यू दी हुई है, टेम्परेचर दिया हुआ है, वो आप लिख लें 500, उसको आप जो है वो केल्विन में कन्वर्ट कर लें प्लस 273 करके। ठीक है, और डेल एन फाइंड आउट कर लें, डेल्टा एन यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स में से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस कर दें। ठीक है, यानी डेल्टा एन हमारे पास होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स में से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस कर देंगे। तो यानी प्रोडक्ट्स के कितने हैं, 2 में से 4 जाएंगे तो हमारे पास आ जाएंगे -2। ठीक है, तो इसके बाद हम जो है वो R की वैल्यू ये वाली लगाएंगे। अब R की वैल्यू हम ये वाली क्यों लगा रहे हैं, 0.0821 DM³ और ATM का क्यों लगा रहे हैं। ठीक है, ये नॉर्मली स्टैंड टेम्परेचर प्रेशर पे हमारे पास यानी 1 मोल जो है वो जब हम लेते हैं, गैस लेते हैं तो उसका वॉल्यूम हम 22.414 DM³ लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास KC में मोलर कंसनट्रेशंस लगती हैं। ठीक है, मोलर कंसनट्रेशंस, तो मोलर कंसनट्रेशंस में हमने अगर हम लेंगे 1 मोल हमने गैस ली हुई है तो उसमें 22.414 DM³ वॉल्यूम होता है। तो अब DM³ यूनिट वाला जो है वो हमने R सेलेक्ट किया। ठीक है, CM³ वाला भी नहीं सेलेक्ट किया और जो है वो दूसरा भी CM³ वाला भी नहीं सेलेक्ट किया और
मीटर क्यूब वाला भी सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है, जिसमें मीटर क्यूब यूनिट होगा। तो अब हमने ये सिलेक्ट कर लिया है। आर की वैल्यू बेसिकली ये इंपॉर्टेंट थी 0.0821 डीएम क्यूब एटीएम पर मोल पर केल्विन। तो के पी इज इक्वल्स टू के सी आर टी डेल्टा एन इसकी पावर है, ठीक है, तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, ठीक है। ये पावर आपने -2 पुट कर दिया। अब बेसिकली इसको आपने सॉल्व करना है। अब सॉल्व करना है तो आप इसको जो है वो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी लेके जा सकते हैं, यानी 6 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 0.0821773 का स्क्वायर, ठीक है। तो वो पावर उसकी पॉजिटिव में हो जाएगी। तो आप इसको पॉजिटिव पावर में इजीली सॉल्व कर लें। ऊपर जो है वो 600 आंसर आएगा, नीचे 4027 आंसर आ रहा है, ठीक है। और इसको डिवाइड करके आपके पास 0.149 आ जाएगा केपी, जो आपने फाइंड आउट करना था। तो बेसिकली इस न्यूमेरिकल में मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनर ने बेसिकली क्या चेक करना था। अक्सर तो बच्चे ये फार्मूला ही गलत लिखते हैं, लेकिन अगर फार्मूला ठीक आता है तो आर की करेक्ट वैल्यू आपने लगानी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, इसमें आप ना इसको 0.149 भी लिख सकते हैं, और अगर आप इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखना चाहें तो 1 नॉन ज़ीरो के बाद आप पॉइंट को ले जाएंगे, ठीक है। तो 10⁻⁻1 बन जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? डिफाइन मोलैलिटी, ठीक है। तो मोलैलिटी सिंपल है, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, या फिर अगर आप इसको मोल्स को ओपन करके लिखें तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, और ये जो मास ऑफ सॉल्वेंट है इसको आप साइड पे करके लिख सकते हैं 1 मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट था व्हाट इज़ द मोलैलिटी ऑफ 10% वेट बाय वेट NaCl सोल्यूशन। तो अब आपके पास ये यूनिट कन्वर्जन्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है। यानी आपको 10% वेट बाय वेट दे दिया, तो इससे आपने डाटा खुद एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ये जो 10% है ना, इसका मतलब होगा कि ये 10 ग्राम्स इसके अंदर सॉल्यूट है, ठीक है, और 100 ग्राम सोल्यूशन है, ठीक है। अच्छा, ये हमेशा इसी तरह हुआ करेगा ना, ठीक है, यानी सॉल्यूट और सोल्यूशन का आपको ये बता दिया करेगा। अब अगर दोनों के यूनिट सेम है, जैसे अब सॉल्यूट भी ग्राम्स में है और सोल्यूशन भी ग्राम्स में है, दोनों ग्राम्स में हैं, तो अब आप सॉल्वेंट का भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सोल्यूशन में से सॉल्वेंट को सॉल्यूट को माइनस करेंगे तो सॉल्वेंट का आ जाएगा, यानी 100 - 10 करेंगे तो 90 आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता 10% वेट बाय वॉल्यूम, तो तब आप अलग से सॉल्वेंट का जो है वो मास या सॉल्वेंट का वॉल्यूम आप नहीं बता सकते, ठीक है, क्योंकि सोल्यूशन का और सॉल्यूट का अगर यूनिट डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये वाली ट्रिक बता दी है, आपने इसको अपने माइंड में प्रॉपरली रखना है कि अगर 10% वेट बाय वेट है तो हम जो है वो सॉल्यूट और सोल्यूशन का तो बता ही सकते हैं, लेकिन उन दोनों का माइनस करके सॉल्वेंट का भी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं मास, ठीक है। अब आप देखें, सिंस द सोल्यूशन ऑफ NaCl इज 10% वेट बाय वेट, तो इसमें हमें क्या क्या पता चल रहा है? मास पता चल रहा है। अब देखें, मास ऑफ NaCl लिखने से बेहतर है कि आप मास लिखें और ब्रैकेट में लिख दें कि आप किसका मास लिख रहे हैं, ठीक है। मास NaCl का 10 ग्राम्स है और सोल्यूशन का जो है वो 100 ग्राम्स है, और इन दोनों का यूज़ करते हुए आप सॉल्वेंट का फाइंड आउट कर सकते हैं 100 - 10 = 90 ग्राम्स, ठीक हो गया। और इसको आप केजी में भी कन्वर्ट कर लें, क्योंकि अभी हमने मोलैलिटी का फॉर्मूला पढ़ा है कि उसमें हमने सॉल्वेंट इन केजी लगाना है, ठीक है। तो ग्राम्स को आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आप डायरेक्टली जो है वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब उसमें हमें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी चाहिए था, तो इसलिए आप 23 + 35.5 जो है वो ऐड करके इसका मोलर मास फाइंड आउट कर लें। तो यहाँ पर हमारे पास ये मोलैलिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। इसमें तमाम वैल्यूज़ पुट की, 10 / 58.5 × 1/0.09 kg, ठीक है। तो अब इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, 1.9 मोलल सोल्यूशन,
ठीक है, ये इसकी मोलैलिटी फाइंड आउट हो गई। तो ये सिंपल सा था। बेसिकली इसमें आपको 10% वेट बाय वेट से डाटा एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए। जो स्टूडेंट यहाँ से डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेगा तो इसका मतलब है कि उसको ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेगा। और जिसको ये नहीं पता कि 10% वेट बाय वेट का क्या मतलब है और उससे हमने सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सोल्यूशन के कैसे हमने मैसेज फाइंड आउट करने हैं, तो उससे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो अब हम जो है वो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, ये इसका ए पार्ट है। ठीक है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है इसमें कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होती है। तो आपने सिंपल उसकी डेफिनेशन लिखनी है। इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल टू गेट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड। ठीक है, यानी जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा ना, उसमें आपको पता है कि 2 तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है, एक कैथोड होता है, एनोड होता है। फिर तो हम जनरल बात करें कि कोई भी है, कैथोड है या एनोड है, ठीक है, तो वो उसकी टेंडेंसी होती है। ठीक है, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल टू गेट रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड, उस टेंडेंसी को हम कहते हैं कि उसकी वो पोटेंशियल है। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अब नेक्स्ट सिंपल पॉइंट्स में 2 पॉइंट्स में आपने बताना है कि इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, किसी भी इलेक्ट्रोड की, वो अकेले से हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, it is the potential of a single electrode and cannot be measured directly and the relative half self potential can be determined। अब relative का वर्ड क्यों यूज़ किया, क्योंकि हम इसको किसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रोड की जो पोटेंशियल होती है उसको हम हाफ सेल पोटेंशियल कहते हैं और दूसरे की जो होती है वो हाफ सेल होती है। तो दोनों जब अटैच होते हैं आपस में तो वो पूरे एक सेल की पोटेंशियल बन जाती है। ठीक है, तो रिलेटिव हाफ सेल पोटेंशियल कैन बी डिटर्मिन्ड बाय कपलिंग इट विद द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शी as a reference electrode with standard potential of 0.0 volt। तो यानी उसकी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हमने पोटेंशियल 0 ले लेनी है। ठीक है, और फिर जो भी आएगी वो इस सिंगल इलेक्ट्रोड की होगी, चाहे वो पॉजिटिव में है, नेगेटिव में है, और जितनी भी उसकी वैल्यू है। ठीक है, वो टोटली इसी इलेक्ट्रोड की होगी जिसको हमने अटैच किया होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका सिंपल था कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकेंड पार्ट है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ आर गिवन। तो ये एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यूज़ गिवन है। अब इन्होंने आपको ये नहीं बताया कि इन्होंने आपको रिडक्शन पोटेंशियल्स दी हैं या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स दी हैं। इन्होंने आपको बोला कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स जो हैं वो हमने दी हुई हैं। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना, स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होकर गलत भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी बुक का जो क्वेश्चन है ना उसको थोड़ा चेंज करके दिया है। ठीक है, और आपने सेल की ईएमएफ फाइंड आउट करनी है और पूरा कंप्लीट सेल की इक्वेशन भी लिखनी है। तो ये कौन सी इक्वेशन से आया है, एग्जाम्पल से आया 12.8 जो आपकी नेशनल बुक फाउंडेशन की है। ठीक है, इसको मैंने अलग से लिखा हुआ है कि ये हाई ऑर्डर न्यूमेरिकल है। ठीक है, जो मुश्किल न्यूमेरिकल्स होते हैं ना हाई ऑर्डर, तो मैंने जो अलग अलग से आपके यानी जो चैप्टर के बुक के जो न्यूमेरिकल्स अपलोड किए हैं तो उनको मैंने कैटेगराइज किया हुआ है। जब आप वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा हाई ऑर्डर न्यूमेरिकल और लो ऑर्डर न्यूमेरिकल। तो ये हाई ऑर्डर न्यूमेरिकल था, लेकिन डायरेक्टली इन्होंने उठा के बुक से नहीं दिया, इन्होंने चेंज कर दिया। अब बुक में जब आप देखेंगे तो आपको दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन होंगी। जैसे कि इसकी रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन का क्या मतलब है, यानी आपको यहाँ पर कॉपर +2 फॉर्म में नज़र आ रहा है। जब वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, अभी यानी इस फॉर्म में उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, +2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए हुए। और यहाँ पर कॉपर न्यूट्रल का मतलब है कि इसने कुछ भी इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं किए। इसका मतलब है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जब ऐड कर लेगा, ठीक है, गेन कर लेगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो वो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर में। तो ये इसकी रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, यहाँ पे ये रिड्यूस हो रहा है कॉपर, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल हो गई। लेकिन यहाँ पर आपकी बुक में जिंक की भी रिडक्शन पोटेंशियल दी है जो कि माइनस में है, -0.76। लेकिन इन्होंने यहाँ पर क्या किया, इसको ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यानी आपकी बुक में ऐसे लिखा हुआ है, जिंक जो है वो कन्वर्ट हो रहा है जिंक में। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो यहाँ पे इसकी भी रिडक्शन पोटेंशियल थी और वो थी -0.76 वोल्ट। ठीक है, तो लेकिन उन्होंने अब SLO बेस्ड करने के लिए, ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया और ये देखें 0.76 वोल्ट हो गया। अब कैलकुलेट EMF ऑफ द सेल। आपको जो भी यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा ना, आपको मैं बताती हूँ कि आपको ये EMF वाले क्वेश्चंस करने कैसे हैं। ठीक है, तो उसी मेथड से आपने करने, चाहे आपको जो भी डाटा दे दिया जाए, जैसा भी चेंज करके दे दिया जाए, बुक से दे दिया जाए, जैसा भी, आपने सबसे पहले तो इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, जैसे कि ये इक्वेशन जो होगी ना, मतलब यहाँ पे जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक +2 में।
ठीक है, उसकी आपने इक्वेशन लिखनी है। देखें जिंक +2 में जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है, जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ठीक है। और कॉपर का जो डाटा दिया हुआ था हमारे पास वो क्या था, कॉपर +2 से कॉपर में जा रहा है। तो जो यहाँ पर गिवन होगा ना, आपने एज इट इज़ ऐसी ही इक्वेशंस लिखनी है, आपने चेंज नहीं करनी, ठीक है। जिंक की ऑक्सीडेशन की इक्वेशन लिख दी आपने और कॉपर की रिडक्शन की इक्वेशन लिख दी, दोनों लिख दी, ठीक है। साथ आप इसके साथ मेंशन कर दें क्योंकि ये जो आइंस हैं ये एक्वस फॉर्म में हैं और ये जिंक जो है वो, जिंक या कॉपर जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, ये इस तरीके से। अच्छा, अब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है ना जिंक, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही गिवन थी डाटा में, तो हमने लिख दिया कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसकी कितनी है, +0.76 वोल्ट। और कॉपर की जो है वो हमें क्या गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल, तो वो हमने लिख दिया कि ये रिडक्शन पोटेंशियल है और ये हमारे पास +0.34 वोल्ट है। और इसकी हम लिखेंगे कि रिडक्शन यहाँ पर होगी, यानी यहाँ पर ऊपर हमने लिखा कि जिंक की जो है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, इसलिए उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, और ये रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है और इसकी रिडक्शन हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताऊँ कि अगर तो आपको दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन होती, जैसा कि आपकी उस एग्जांपल में है ना, बुक की एग्जांपल में 12.8 में, उसमें दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन थी, ठीक है। जिंक की भी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन थी जो कि थी 0.76 वोल्ट, ठीक है। तो अब उसमें क्या होता है, जब दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन होती हैं, तो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होती है ना, तो उसमें हम कह देते हैं कि रिडक्शन होगी, और जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम होती है तो उसमें हम कह देते हैं ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। जैसे कि ये +0.34 है, ये बिगर वैल्यू है, -0.76 ये स्मॉलर वैल्यू है। तो जहाँ पे हायर रिडक्शन पोटेंशियल में रिडक्शन ही होगी, ठीक है। तो लोअर रिडक्शन पोटेंशियल में क्या होगी, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया कि अगर हमें डाटा में जो भी दिया जाएगा हम उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। अगर हमें दोनों रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन है तो हम उसी के अकॉर्डिंगली रिडक्शन पोटेंशियल की ही रिडक्शन वाली ही इक्वेशंस लिखेंगे। दोनों रिडक्शन वाली इक्वेशंस ये होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे होते हैं, ठीक है। और फिर जिसकी रिडक्शन ज़्यादा होगी तो हम उसमें लिख देंगे रिडक्शन भी लेकर, और जिसकी रिडक्शन कम होगी उसमें हम लिख देंगे ऑक्सीडेशन भी लेकर। लेकिन जैसा कि इस क्वेश्चन में एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन थी और एक रिडक्शन पोटेंशियल गिवन थी, ठीक है। तो जहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल थी तो वहाँ पे हमने कह दिया कि रिडक्शन विल अकर, और जहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल थी तो वहाँ हमने कह दिया ऑक्सीडेशन विल अकर। ये हमने डाटा से ही लिखा है, अभी हमने इसको कुछ नहीं किया, ठीक है। अब हमने ओवरऑल इक्वेशन लिखने के लिए दोनों इक्वेशंस को ऐड अप करना है, तो डायरेक्टली दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि एक ऑक्सीडेशन की ही है और एक रिडक्शन की। अगर दोनों रिडक्शन की होती तो हमें जो ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन है उसको हमें रिवर्स करना पड़ता। तो हमने एज इट इज़ दोनों इक्वेशंस को लिखा और दोनों की जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को कट ऑफ किया, ठीक है। ये और ये इलेक्ट्रॉन्स कट ऑफ हो गए और हमने उसका जो है वो फाइनल इक्वेशन लिख ली है, ठीक है। साथ आप इसके साथ सॉलिड और एक्वस जो है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अच्छा अब जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है वो भी आप मेंशन कर देंगे ये एनोड एक्ट करेगा, और जहाँ पे रिडक्शन हो रही है वहाँ पे आप बता देंगे ये कैथोड एक्ट करेगा। डिटर्मिनेशन ऑफ सेल पोटेंशियल यानी ईएमएफ आपने जो फाइंड आउट करनी थी, तो वहाँ पर एक चीज़ नोट कर लें कि अगर आपको अलग अलग से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन हैं तो दोनों की पोटेंशियल्स को आपने ऐड अप करना होता है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों की आपको रिडक्शन पोटेंशियल्स ही गिवन होती तो आपने क्या करना था, कैथोड में से एनोड की रिडक्शन पोटेंशियल माइनस करते हैं, ठीक है। वो आहिस्ता आहिस्ता आपको साथ पता चलता जाएगा। तो यहाँ पर ई नॉट ऑफ द सेल हमने फाइंड आउट करनी है, तो ई नॉट ऑफ द कैथोड को ई नॉट ऑफ एनोड में ऐड करना है, ठीक है। जब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ एनोड एंड कैथोड आर गिवन, ठीक है, तो दोनों को ऐड करना होता है। तो इन दोनों को ऐड कर दें, यानी कैथोड कौन एक्ट कर रहा था, कॉपर, और एनोड कौन एक्ट कर रहा था, जिंक, तो हमने लिख दिया। और दोनों की पोटेंशियल्स जो थी ये एक की रिडक्शन पोटेंशियल थी और एक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों थी, तो इनको हमने लिखा, तो हमारे पास +1.10 आंसर आया। इसका मतलब है जब भी ईएमएफ ऑफ द सेल पॉजिटिव में आएगी तो हम कहेंगे कि ये जो है वो सेल पॉसिबल है, ये रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन अगर माइनस में आ जाएगी तो हम कहेंगे कि ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किधर से किधर करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ठीक है। हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ मूव करेंगे, मतलब फ्रॉम जिंक टू कॉपर इलेक्ट्रोड मूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने 2013 के जो फर्स्ट पेपर है उसके 10 शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम नेक्स्ट जो है वो 11 से 19 तक शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे।
थैंक यू सो मच।